तो लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास गबन का चतुर्थ अध्याय। रात के 3 बज चुके थे। रतन आधी रात के बाद आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे झपकियां ले रही थी कि सहसा वकील साहब के गले का खर्राटा सुनकर चौंक पड़ी। सांसें उल्टी चल रही थी। वह उनके सिरहाने चारपाई पर बैठ गई, उनका सिर उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया। अभी न जाने कितनी रात बीती है। मेज पर रखी हुई छोटी घड़ी को देखा, अभी 3 बजे थे। सवेरा होने में 4 घंटे की देर थी। कविराज कहीं सुबह 9 बजे आएंगे, वह सोचकर उसकी हताश हो गई। यह अभागिनी रात क्या अपना काला मुंह लेकर विदा ना होगी? मालूम होता है 1 युग हो गया। कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी। सारी देह पसीने में तर थी। हाथ में रतन के हट जाने का इशारा किया और तकिए पर सिर रखकर फिर आंखें बंद कर ली। एकाएक उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, रतन, अब विदाई का समय आ गया। मेरे अपराध। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए, उसकी और दीन याचना की आंखों से देखा। कुछ कहना चाहते थे पर मुंह से आवाज ना निकली। रतन ने चीख कर कहा, टीमल महाराज, क्या दोनों मर गए? सोया थोड़े ही था बहूजी। क्या बाबूजी? बको मत, जाकर कविराज को बुला लाओ, कहना अभी चलिए। महाराज ने तुरंत अपना पुराना ओवरकोट पहना, सोटा उठाया और चल दिया। रतन उठकर स्टोव जलाने लगी कि शायद सेक से कुछ फायदा हो। उसकी सारी घबराहट, सारी दुर्बलता, सारा शोक मानो लुप्त हो गया। उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ। कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सचेत कर दिया। स्टोव जलाकर उसने रुई के गले से छाती को सेकना शुरू किया। कोई 15 मिनट तक ताबड़तोड़ सेकने के बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी, आवाज काबू में हुई। रतन के दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर बोले, बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी। क्या जानता था इतनी जल्दी समय आ जाएगा? मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया प्रिय। कितना बड़ा अन्याय! मन की सारी लालसा मन में रह गई। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया। क्षमा करना। यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले। यही जीवन का अंतिम सूत्र था, यही मोह का अंतिम बंधन। रतन ने द्वार की ओर देखा। अभी तक महाराज का पता न था। टीमल खड़ा था और सामने अतः अंधकार था। टीमल, जरा पानी गर्म करोगे? पानी गर्म करके क्या करोगी बहूजी? गोदान करो, 2 बूंद गंगा जल मुंह में डाल दो। रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा। छाती गर्म थी। उसने फिर द्वार की ओर ताका। महाराज ना दिखाई दिए। वह अब भी सोच रही थी, कविराज भी आ जाते तो शायद हालत संभल जाती। पछता रही थी इन्हें क्यों लाई। कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर दिया। यह भी पछतावा हो रहा था कि मैं संध्या समय क्यों घूमने चली गई। शायद उतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई। जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवा और क्या है? पछतावे की 1-2 बातें। इस 8 साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया। वह 12 बजे तक कानूनी पुस्तक देखते रहते थे, मैं पड़ी सोती रहती थी। वह संध्या समय भी मुवक्किलों से मामूली बातें करते रहते थे और मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी, बाजार में मटर गश्ती करती थी। कभी भी इनके साथ समीप बैठने की मैंने चेष्टा नहीं की, प्रेम को दृष्टि से नहीं देखा। अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरों के उजाले घर का आनंद उठाती फिरी। मनोरंजन के सिवा मुझे और कुछ सूझता ही ना था। विलास और मनोरंजन, यही मेरे जीवन के 2 लक्ष्य थे। अपने जले हुए दिल को शांत करके संतुष्ट थी। खीर और मलाई की थाली क्यों ना मुझे मिली, इस क्षोभ में मैंने अपनी रोटियों को लात मार दी। आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो इस विदा होने वाली आत्मा को उससे था। वह इस समय भी उसी की चिंता में मग्न थी। रतन के लिए जीवन में कुछ आनंद था, कुछ रुचि थी, कुछ उत्साह था। इनके लिए जीवन में कौन सा सुख था? न खाने पीने का सुख, न मेले तमाशे का शौक। जीवन क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था। क्या रतन उनका जीवन सुखी न बना सकती थी? कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम में यह बुझने वाला दीपक कुछ और प्रकाशमान न रहता? लेकिन उससे कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही न समझा। उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही कि केवल इसलिए कि इनसे मेरा संबंध क्यों हुआ। क्या इस विषय में सारा अपराध इन्हीं का था? क्या मेरे दरिद्र माता पिता ने मेरी और दुर्गति न की होती? जवान आदमी से क्या सबके सब आदर्श होते हैं? उनमें भी तो व्यभिचारी, क्रोधी, शराबी सभी तरह के होते हैं। कौन कह सकता इस समय मैं किस दशा में होती? रतन का रोआ रोआ इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था। वह अपने पति के शीतल चरणों पर सिर झुकाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। वकील साहब की आंखें खुली हुई थी पर मुख पर किसी भाव का चिन्ह न था। रतन की विहलता में अब उनकी बुझती हुई चेतना को भी प्रदीप्त न कर सकती थी। हर्ष और शोक के बंधन से वह मुक्त हो गए थे। कोई रोए तो गम नहीं, हंसे तो खुशी नहीं। टीमल ने आचमनी से गंगा जल लेकर मुंह में डाल दिया। आज उन्होंने बाधा ना दी।
वह जो जन्मों से पाखंड और रूढ़ियों का शत्रु था आज शांत हो गया। इसलिए नहीं कि उसमें धार्मिक विश्वास का उदय हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें अब कोई इच्छा न थी। इतनी ही उदासीनता से वह विष का घूंट भी पी जाता। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। कितना महान परिवर्तन। वह जो मच्छर के डंक को सहन न कर सकता था, अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्नि चिता पर रख दो, सब तब भी उसके माथे पर बलना पड़ेगा। टीमल ने वकील साहब के मुख की ओर देखकर कहा, बहू जी इन्हें खाट से उतार दें। मालिक चले गए। यह कहकर वह भूमि पर बैठ गया और दोनों आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट को रहने लगा। आज 30 वर्ष का साथ छूट गया। रतन अभी तक कविराज की बाट जो रही थी। टीमल के मुख से यह शब्द सुनकर उसे धक्का सा लगा। उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा। 60 वर्ष तक अविश्राम गति से चलने के बाद अब वह विश्राम कर रही थी। फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत ना पड़ी। वह उसे देह को स्पर्श करते हुए, उस मरे हुए मुख की ओर ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानि से मिलता था। अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वह रोई थी, उसे छूते ही उसकी उंगलियां कटी सी जाती थी। जीवन सूत्र इतना कोमल है, उसने कभी ना समझा था। मौत का ख्याल कभी उसके मन में ना आया। एक क्षण के बाद टीमल ने कहा, बहू जी अब क्या देखती हो, खाट से नीचे उतार दो, जो होना था हो गया। उसने पैर पकड़ा, रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने शव को नीचे लिटा दिया और वहीं जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अवलंब ना था, बल्कि इसलिए वह उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा न कर सकी। उसी वक्त मोटर की आवाज आई और कविराज ने पदार्पण किया। कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा की कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी। उसने तुरंत आंखें पोंछ डाली, सिर का आंचल संभाल लिया, उलझे हुए केश समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी। प्रभात ने आकाश को अपनी सुनहली किरणों से रंजित कर दिया। इस आत्मा के नवजीवन का यही प्रभात था। उसी दिन शव काशी लाया गया। यही उनकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे, उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना से ही रोमांच होता था। वहां पहुंचकर शायद बेहोश रह जाती। जालपा आजकल प्राय ही सारे दिन वहां रहती थी। शोकातुर रतन को ना घर बार की सुधी थी, ना खाने पीने की। नित्य कोई बात याद आ जाती तो घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोझना होता। अपने कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लौलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बन जाते। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा रहता है, कुत्ते बिल्ले की चिंता नहीं रहती। लेकिन द्वार पर अब कोई रक्षक ना था, इसलिए वह सजग रहती, पति का गुणगान किया करती। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में से कोई बात ना होती। मानो यह चिंता मृत आत्मा के प्रति अभक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके वह अपने जीवन को कलंकित करेगी। इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह मानकर वह देखती भालती रहती। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध ना आता। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दवा टूट जाने पर भी वह बहुत बुरी तरह डांट बताती थी, पर आज कई गुने नुकसान होने पर भी उसने जबान तक न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते मानो डरते थे। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों के वकील साहब का परिचय था, उन सबसे ऐसा मेलजोल बढ़ाया कि रतन को खबर नहीं लगी और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे, उस पर तो उसने कब्जा कर ही लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांव की तहसील खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब ही नहीं। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी और कठोर कुपित नेत्रों से देखा, फिर कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। उसी दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिससे कि रतन कुछ कह ना सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। मैरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते, बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी, यह बेचारे तो कुछ नहीं बोलते।
मैरी का मुंह पहले ही सी दिया गया। उसके अधेड़ यौवन ने एक नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडराया करती। रतन को जरा भी खबर न थी किस तरह उसके लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊँ। वहाँ आपकी बहू सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी भर जाएगा और खर्च भी कम होगा। आप कहें तो यह बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई, मानो किसी ने उसे झंझोड़कर जगा दिया। सक पकाई हुई आंखों से देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? जी हाँ, अब हम लोगों का यहाँ रहना व्यर्थ है, आपको लेकर चला जाऊँ तो कैसा रहे? रतन, यह तो अच्छा होगा। काका जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखो, उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए जैसे संसार की बातों पर उसे कोई सरोकार ना हो। वसीयत तो नहीं लिखी और क्या जरूरत थी? नहीं, शायद कहीं लिख कर गए हो, मुझे नहीं मालूम, कभी जिक्र ही नहीं किया। मणिभूषण ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दीजिए। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मणिभूषण, गांव की आमदनी कोई 3000 साल की है, यह आपको मालूम है। इतना ही उनका वार्षिक दान होता है। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है वह सब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, और क्या? मणिभूषण, 2 गांव की आमदनी को धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200-250 रुपये महीना है। इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दिया जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मणिभूषण, और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए। यह भी बहुत अच्छा होगा। मुझे रुपए पैसे की अब क्या जरूरत है? मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दीजिए, अभी से यह फिक्र जाएगी तो जब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। मणिभूषण, बैंक में रुपए थे मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहा है, 1500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझे तो इस शहर में 1 महीना भी ना रहा जाए। मोटर को तो जल्दी से ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्यकुशलता ने इस प्रकार से उसे पराभूत कर दिया। इस समय जो उसके साम थोड़ी सी सहानुभूति दिखा देता, उसे वह अपना शुभ चिंतक समझने लगती। शोक और मन संताप उसके मन में इतना कोमल और नरम बना दिया था कि वह किसी पर भी छाप छोड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भिन्नता मानो भस्म हो गई थी। षोडशी के बाद से जालपा रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। इन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती? मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकबक करने लगते, कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिससे वह सबसे अंतिम भेंट कर ले, क्योंकि इस बीमारी से उन्हें बचने की आशा ना थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। रामेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, लेकिन बकझक ना सुन सकती थी। जो ही वह रोने लगते, वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता। मुंशी जी के कमरे में कोई समाचार पत्रों की फाइल थी। यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो उन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने पुराने एक पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने वाले किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मोहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। तुरंत गई, वह कॉपी उठा लाई। वह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही ना था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छाप दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब उनका कोई सानी नहीं, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल कर दिया है तो इसे देखते ही वह फिर हल करेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर दे उसी को पुरस्कार मिलेगा। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए ना भी मिले तो इतना तो संभव है कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो। इसी उधेड़बुन में आज वह रतन के पास मिलने न जा सकी। रतन दिन भर उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी ना गई तब उससे ना रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक ना थी, कहीं जीवन ना था, मानो सारा नगर शोक मना रहा था। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दी, उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी
तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल खुश हुआ कि आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा है। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं ना आ सकी, दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाकर पूछा, यही है ना, तुमने मुझसे ना कहा? मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है, आज एक की बारी तो कल दूसरे की, यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता, बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही है, फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के हैं, आदमी अकेला हाथ पसारे दिन चला जाता है। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने दीन नेत्रों से कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो बच जाओ, लेकिन मुझे तो आशा नहीं, मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। रतन की बात सुनकर ऐसी हंसी छुटी कि खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से बातें नहीं कर रहे थे, चेहरा गंभीर था। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। इसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा, सोचते होंगे मैं तो जाने से मर रही हूँ और इसे हंसी सूझती है, अब ना जाऊंगी वहाँ। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इन बातों पर हंसी आ जाती है बहन, इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर ज्वर होता है तो और उलझुल बकते हैं, उस वक्त तो हंसी रोके नहीं रखती। रतन, मेरे साथ चलोगी? आज तो ना चल सकूंगी बहन, कल आओगी? कह नहीं सकती, दादाजी का कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना, तुमसे एक सलाह करने। क्या? मणि भूषण कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर आओ, बंगले को बेच देंगे। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई, मुझे इस दशा में छोड़कर चली जाओगी? मैं न जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल बाहर हो गया, मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया, अब तो शायद मर भी जाऊं। नहीं बहन, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम ना लेना। रतन की भी आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहां ना रहा जाएगा, सच कहती हूँ, मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए कमरे में ले गई, उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम है? लो, कसम खाती हूँ, ना जाऊंगी, चाहे इधर ही की दुनिया उधर क्यों ना हो जाए। और वैसे भी मेरे लिए वहाँ क्या रखा है, बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों का गुजर के लिए काफ़ी है। मैं आज ही मन्नू से कह दूंगी, मैं ना जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे को देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पास फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कहीं वह इस प्रस्ताव को व्यर्थ ना समझे, पागलपन ना ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई, बोली, 10 रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपए कर दो, रुपए मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की कि इतने पुरस्कार के लोग में कहीं अच्छे शतरंज मैदान में कदम रख दिया तो? रतन, कोई हर्ज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल करेंगे। मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा, कुछ ना होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला, मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की ही प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं उन्हें लेकर कलकत्ते चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहता वहां जाना अच्छा ना होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है? पूरी। मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी, तो मैं आज खत लिख रखूंगी, किसके पास भेजूं? वहाँ कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहाँ तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी, पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे, तो प्रजा मित्र को ही लिखूंगी। लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा ना छापे तो क्या होगा? होगा क्या, 50 रुपए ही तो जाएंगे। दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्ते की जात तो पहचान ली जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधे घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जालपा ने नीम राजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूं, कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू, ओ बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि रामेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी?
मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे तुम्हारे पाँव में यह क्या उजला उजला हुआ है, क्या आटा पीस रही थी? रामेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ वैद्य जी ने हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मैसर होता है, मोहल्ले में कोई पीसनहारी नहीं मिलती, मजूरी ने तक चक्की से आटा पिसवा लेती है। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। तुम्हें चक्की चलानी आती है? रामेश्वरी ने छेप कर मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत है, पाव भर तो 2 दिन के लिए हो ही जाता है। खाते नहीं। एक और बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता है। मुझे रात भर चक्की पीसना गया, पर उनके पास घड़ी भर बैठने मंजूर नहीं। रतन जाकर के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे जातना चलाया जाएगा माँ जी, लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दे दो, देखूं तो। रामेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी, जब मैं अपने घर में थी तो रोज पीसती थी मेरी अम्मा। लाओ थोड़ा सा गेहूं, हाथ दुखने लगेंगे, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूं ले आइए। रामेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लाए। चलिए मैं आपके भंडारे में देखूं, गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई के बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हड़िया में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हाड़ी में गेहूं निकाल लाई, बड़ी खुशी हुई। बोली, देखा माँ जी, निकले कि नहीं, बहुत बहाना कर रही थी ना। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश होकर चक्की पीसने लगी। रामेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू वह जांत पर बैठी गेहूं पीस रही है, उठाती हूँ तो उठती नहीं है, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सांस की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक कट जाएगी, चलो जरा देखो तो। रामेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूं, मैं तो समझाकर हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। जालपा ने हंसकर कहा, अच्छा जरा आटा महीन से पीसना, नहीं तो पैसे ना मिलेंगे। रतन को सुनाई नहीं दिया। जालपा ने फिर जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं तो पैसे नहीं दूंगे। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूं बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। धेले सेर, अरे धेले सेर ही सही। रतन ने कहा, मुंह धोआओ, धेले सेर मिलेंगे, यह सब पीस कर उठूंगी, आ जाओ मैं भी खिंचा दूं। जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊं। और दोनों गीत गाने लगी। दोनों के स्वर बहुत मधुर थे। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मनोकंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर होने लगता। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल खुलती थी रात को, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दिन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी, जो एक बार पी लेता फिर वही आता। रमानाथ ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए भी जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज भी ले ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज्यादा ना होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख लेता और बरामदे में मेज लगा देता, उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपए बच भी जाते। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमानाथ की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया। जब तक हाथ में रुपए न थे, मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज के व्यापार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक टालता आता था, वह अबाध रूप से आने लगी। देवी दिन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गों के सिर में पीड़ा रहती थी, एक दिन सुगंधित तेल की 2 शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो उसे डांटता, काकी अब तो मैं 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है? अगर फिर तेरे सिर पर टोकरी देखी तो दुकान से उठाकर फेंक दूंगा और फिर मुझे जो चाहे सजा देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से भोज लाती तो पहले चुपके से देखती रमानाथ दुकान पर तो नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी कुली को 1-2 पैसे देकर उसके सिर पर रख देती। वह ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतारकर शांत बैठ जाती, जिससे रमानाथ भाप ना सके। रमानाथ सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी कि कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही लोग उसे पहचान लेंगे, इसलिए वह सिर झुका के चलने लगा। सहसा उसे ख्याल आया कि गुप्त पुलिस वाले तो सादे कपड़े में इधर उधर घूमते हैं, कौन जाने कोई मेरे बगल में जो जा रहा हो वो जासूस हो।
वो यूं सिर झुकाकर चलने से तो संदेह और हो जाएगा। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, या यहाँ तो सामने देखना चाहिए, लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी तरफ क्यों ताक रहा है? कहीं कोई खुफिया तो नहीं है? उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमानाथ ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल को मजबूत करके चलने लगा। उस वक्त ट्राम का भी कहीं पल पता ना था, नहीं तो उस पर ही बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला था कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमानाथ ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में उंगली कौन डालता? दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमानाथ का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह की ओर बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो बस सब के सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने बड़ी हिमाकत की थी कि यह पगड़ बांध लिया, और बंधी भी कितनी बेतुकी। एक टीले सा ऊपर उठ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी। यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ओर ही ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमानाथ को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हो। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो वे कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा ना होगी। आज इस जीवन का अंत है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके औसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया कि उसकी आंखें ऐसी सशंक हो गई कि अपनों को आंखों के से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोलने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। और फिर वे तो पुलिस वाले थे। एक ने उसके साथी से कहा, ये कहीं मन्नई चोर तो नहीं है? कस चोरन की नाई ताकत है। कुछ संदेह हमहू लागत है इस पर। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी, ओ पगड़ी, जरा इधर आना। तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछकर क्या करोगे? मैं क्या चोर हूँ? चोर नहीं, तुम साधु हो। नाम क्यों नहीं बताते? रमानाथ ने एक क्षण आगा पीछा ना करा। बोलता है हीरालाल। घर कहाँ है? घर शाहजहांपुर। कौन मोहल्ला? रमानाथ शाहजहांपुर ना गया था, ना कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया दे लिख रहे हो। अजी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, पहचान झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, अब जाकर मिले हो। चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमानाथ ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब चले। क्या मुझे देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दीन इस समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। इस जमाव को देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3-3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटते लिए जा रहे। आगे बढ़कर बोला, हैं जमादार, क्या करते हो? यह पंडित जी तो हमारे मेहमान है, इन्हें कहाँ पकड़ लिए जाते हो? तुम्हारे मेहमान हैं? देवी दीन से वे तीनों परिचित थे। देवी दीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हुए हैं। मुझे प्रयाग में मिले थे। रहने वाले भी वहीं के हैं। मेरे साथी तो आए हैं। इनका नाम क्या है? मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, न क्यों नाम इन्होंने न बताया? जान पर आता तुमहू मिले हो, नाम काहे नहीं बतावत हो इनका? देवी दीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझे रौब ना जमाना पांडे, समझे? यहाँ धमकियां नहीं आने की काम। मुसलमान सिपाही ने मध्यस्थ होकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो खामा बिगड़ रहे हो, इसका नाम क्यों नहीं बतलाते? देवी दीन ने कातर नेत्रों से रमानाथ की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, यह हम ना जानत है। बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों? एक घर का या एक ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हो जाकर। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्का है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और जोर हो गया। रमानाथ को भी अब उनसे के साथ चुपचाप चला जाने में ही कुशलता दिखाई दी। इस तरह सर झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं हो, उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी ना हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम होगी। रमानाथ ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका।
देवी दिन का पता ना था। रमानाथ के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या वह सहारा भी हाथ से निकल गया? पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय एक बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा, गोरे से शौकीन, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायब दरोगा थे, वह सिख थे, हंसमुख, सजीवता के पुतले। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कौड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा छरारा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। उसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनाना होगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी है? सभी तरह के लालच देकर आ गए, सभी ने ऐसी गुटबाजी कर रखी है कि बाहर का गवाह बनना ही नहीं चाहता। डिप्टी, अरे उस मारवाड़ी को फिर अजमाना होगा, उसके बाप को बुलाइए, खूब धमकाइए, शायद कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ आज सुबह से 3 लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी ना होता है। कुछ देर तक चारों आदमी विचार में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चलने सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा ने भी उनके साथ ही चले गए। दरोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दरोगा जी लाइए, कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को शुबह पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सुकूनत दोनों गलत बतलाई। देवी दिन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता है उसी के यहाँ ठहरा है, जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। अरे देवी दिन वही है ना जिसके दोनों लड़के? दरोगा ने कहा, जी हाँ वही। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हो। तब कठोर दृष्टि देखकर बोले, अच्छा यह इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमानाथ को परामर्श किया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना की जाएगी। रमानाथ ने प्रसन्नचित बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपया जमा न कर सका, शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ ना कहा, नहीं तो इतने रुपये का इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल काम न था। जब बस कुछ ना चला वहाँ से भागकर यहीं चला आया, इसमें एक हरफ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला संगीन है, क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया? कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुझ से निकाल है तो मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे जी। अरे मुझे तो फाके मस्तों के वहाँ कहाँ गुजर है। दरोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के जेवर बनवा डाले? रमानाथ छेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा, अच्छी बात है, तुम यहाँ भी खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवी दिन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है? देवी दिन, हुजूर को सलाम करने चला आया, इन बेचारे पे दया नजर करे हुजूर, बड़े बेचारे सीधे आदमी हैं। दरोगा, बच्चा सरकारी मुजरिम के घर में ना सर छिपाते हैं, उस पर सिफारिश करने आए हो? मैं सिफारिश क्या करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। जानता हूँ, इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन किए हैं। हुजूर भूल चुक हो गई, जवानी की उम्र खर्च हो गए। यह कहते हुए देवी दिन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? कुछ नहीं हुजूर, पान खाने को है। रिश्वत देना चाहता है? कहो तो बच्चा इस इल्जाम में जेल भेज दूं। भेज दीजिए सरकार, लड़की घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वही बैठी आपको दुआएं दूंगा। दरोगा, जब अभी इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हैं ना गिरफ्तारी के ऊपर 500 रुपये इनाम है। देवी दिन, आप लोगों के लिए इतना इनाम क्या है, यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बकबक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ, बहुत तंग हूँ हजूर, दुकानदारी तो नाम की है। अरे जाकर बुढ़िया से मांग, कमाने वाला तो मैं हूँ भैया, लड़कों का हाल जानते हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी 7 धाम किए चला आया हूँ, बहुत तंग हूँ। दरोगा, तो गिनिया उठा लो और इसे बाहर निकाल दो जी, आपका हुक्म तो लिए जाता हूँ, धक्के क्यों दिलवाइएगा? दरोगा, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवी दिन ने होठ आवेश में कांप रहे थे, उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमानाथ ने नहीं देखी थी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले के कौवे में घुसते देखकर विहल उठी। तब 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे फिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया। मगर एक ही पल में फिर लौटा, दरोगा से बोला,
हुजूर 2 घंटे की मोहलत ना दीजिएगा। रमानाथ अभी वहीं खड़ा था। उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा अब तुम हैरान ना हो, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होने दो। मेरे पिता भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या करते। मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार ना भूलूंगा। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें करते हो भैया। जब रुपयों पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक दिन में जुए में हार जीतता था। अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मलियत है। क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा। दरोगा जी भी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए की फिक्र करके आता हूँ। देवी दिन चला गया तो दरोगा जी ने सहृदयता से कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नहीं। कौन सी बूटी सुंगा दी तुमने। गरीबों पर सभी को रहम आता है, रमानाथ ने कहा। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए। मुझे तो यकीन नहीं है 50 गिन्नियां लाए, और अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहते। आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दरोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ूं। तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे सिर दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रमानाथ, जब तुम चक्की से पीसना नहीं चाहते, जितनी जल्द पीस लूं उतना अच्छा। मैंने समझा था कि मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ। अब जब मालूम हुआ कि ये बेकली और आठों पैर पकड़ना खौफ है तो मैं जेल जाने से डरता नहीं। दरोगा को एकाएक जैसे कोई भूली बात याद आई। मेज की दराज से एक मिसल निकाली और पन्ने इधर उधर उल्टे। नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवी दिन के रुपए भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर हर्फ ना आए तो कैसा। रमानाथ ने अविश्वास के भाव से कहा, है कोई तरकीब। मुझे तो आशा नहीं। अरे आईजी साहब का खेल है, इसका इंतजाम मैं किया देता हूँ। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। झूठी शहादत। नहीं जी, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे। म्यूनिसिपालिटी के पंजे से तो छूट ही जाओगे। शायद सरकार परवरिश करे। यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा ना होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दरोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमानाथ ने ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़े थे। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दरोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को ना फंसाएंगे। वही लोग जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ है। डाकुओं के डर के से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते। बस और कोई बात नहीं। यह मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज़ नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमानाथ के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या है। जेल से तो बच जाएगा, इसमें बहुत आगा पूछा सोचने की जरूरत ना थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए। उस पर फिर म्यूनिसिपालिटी का अभियोग नहीं चलेगा और कोई अच्छी जगह मिल जाएगी सो अलग। जानता था पुलिस को गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म में संकट पड़ी हुई है। बस मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग ना फंस जाएं। दरोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसिपालिटी मेरी गर्दन नापे तो। मजाल है म्यूनिसिपालिटी चू कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई सरकार की ही होगी। जब सरकार आपको माफ कर देगी तो कैसा मुकदमा, और फिर हम आपको माफीनामा लिखित देंगे और नौकरी वह सरकार आपका इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है, मगर आपकी शहादत बढ़िया हुई। उस फरीक में उस पक्ष की जिरहों के जाल से आप निकल जाएंगे और फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा जी ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमानाथ को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते। डिप्टी से एकांत में खूब बड़ाई हाकी। इस आदमी का यूं पता लगाया, उसकी देर सूरत देखते ही आप भाग जाएंगे कि मफरूर है। बस गिरफ्तार ही तो कर लिया है। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी म्यूनिसिपालिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा है, सूरत का शरीफ है और जहीन भी है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर माफीनामा लिए बगैर इसे एतबार ना होगा। कहीं इसे कुछ शुबा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, वह तो होगा ही। गवर्नमेंट में इसके बारे में बात करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी, क्या बोला। दरोगा कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है।
कैसा आदमी है, कुछ समझ में नहीं आता, इसे तो नाम तो नहीं बदल दिया। दरोगा कहता है म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला ही नहीं है। ताज्जुब की बात है, आदमी बोलते हैं हम रुपया लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई गबन नहीं है, आदमी पागल तो नहीं है। दरोगा मेरी समझ में कोई बात नहीं आती, अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दरोगा ने फिर नंबर मिलाया, जब सवाल जवाब होने लगा। दरोगा आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब जी हाँ था। उसने कुछ रुपए गबन करके भागा है? जी नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? जी हाँ, उसे गिरफ्तार किया है, वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किया। बात क्या है? जवाब पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। यहाँ तो अकल काम नहीं करती। जवाब यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने गणना लगाने में गलती की, डर कर भागा, बाद को मालूम हुआ कि खाते में कोई कमी ना थी। आई समझ में बात? डिप्टी अब क्या करे खां साहब, चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। दरोगा निकल कैसे जाएगी हुजूर, रमानाथ से ये बात कही ही क्यों जाए, बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलना न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता लग जाएगा तो कोई ना कोई जरूर आएगा, किसी को ना आने दे। तहरीर में कोई बात ना लाई जाए, जवाबी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब के को माफीनामे के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो ये लोग सुप्रिंटेंडेंट को परामर्श दे रहे थे, उधर 1 घंटे में देवी दिन लौटकर थाने आया। दरोगा जी तो साहब के पास गए, इस कांस्टेबल ने कहा। देवी दिन ने घबरा कर कहा बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? नहीं नहीं, उन्हें साथ ले गए हैं। देवी दिन ने सिर पीट कर कहा पुलिस वालों की बात पर कोई भरोसा नहीं, कह गया था ना 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र न हुआ। सरकार से 500 ही तो मिलेंगे, मैं तो 600 देने को तैयार हूँ। हाँ सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें कारागार या प्रयागराज भेज देंगे। मुझसे भेंट ना हो गई बुढ़िया तो रो रो मर जाएगी। कहता हुआ देवी दिन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवी दिन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा अब तो दरोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल में जाऊं पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे हैं, क्या भगवान की से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाते देखा था, बहुत संजीदा थे। रंजीदा तो नहीं थे, खाली हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठ कर गए। हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस रहे, दिल तो रोता होगा। देवी दिन को यहाँ घर बैठे 1 घंटा भी ना हो कि सहसा जग्गू आ खड़ी। देवी दिन को द्वार पर बैठे देखकर बोली तुम यहाँ क्या करने लगे, भैया कहाँ हैं? भैया को ले गए हैं सुप्रिंटेंडेंट के पास, ना जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गू दरोगा जी भी बड़े हैं, कहा तो था इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए? इसलिए तो बैठा हूँ, आए तो 2-2 बात कर लो। जग्गू हाँ फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं तो वह अपने बाप का क्या होगा, मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लेगा। देवी दिन दुकान पर कौन है? बंद कर आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं है, सवेरे से वैसे ही है। जाए वह तमाशा, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, घर से ना निकलते थे, काहे को यह भला सिर पड़ती। और जो इधर पराग भेज दिया तो चिट्ठी आएगी, चलकर वहीं देख लेंगे। देवी दिन सजा हो जाएगी, रुपए जमा कर देंगे तब काहे होगी, सरकार अपने रुपए तो ले लेगी। अरे नहीं पगली, ऐसा ना होता है, चोर माल लौटा दे पर छोड़ा नहीं जाएगा। जग्गू ने परिस्थिति को कठोरता अनुभव करके कहा दरोगा जी, वह अभी बात पूरी भी ना कर पाई थी कि दरोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमानाथ इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा, आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दरोगा जी ने विनोद करके कहा कहो चौधरी, लाए रुपए? जब कह गया था मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देखनी चाहिए थी ना। लीजिए रुपए, खोद कर निकाले हैं क्या? आपके अखबार से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह जो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दरोगा तो भाई अपने रुपए ले जाकर हंडी में रख दो, अफसरों की सलाह हुई है, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, अब मेरे बस की बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दिन ने दरोगा की बात सुनी तो उसकी भौहें तिरछी हो गई। बोला दरोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता, मैं रुपए लाया आपके हुक्म से, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा, कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द दरोगा जी को भनना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा ना माना। हंसते हुए बोले भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते, कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दरोगा के हंसने से देवी दिन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था?
कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ, इसी मुंह से उसकी तारीफ भी करता हूँ। तो मूछें मुड़वा लीजिए। बड़ी खुशी से। नीयत तो मेरे पहले ही थी, पर शर्म के मारे ना मुड़वाता था। अब तुमने मेरा दिल मजबूत कर दिया। देवी दीन, हंसिए मत दरोगा जी, आप हंसते हैं तो मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े, लेकिन कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा 2 टके का आदमी आपके अखबार में बड़ी अफसरी तक पहुंच गया। अरे यार, कप्तान साहब से मेरी शिकायत करोगे? जी हाँ। दरोगा और देवी दीन की बातें से रमानाथ जब्त न कर सका। अब तक वह देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कहा मारकर बोला, दादा, दरोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिले ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिलेगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वाले चकमे ना दे रहे? जरूर इनकी कोई चाल होगी। रमानाथ ने इत्मीनान के साथ कहा, कोई बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। जरूर झूठा मुकदमा होगा? नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया। देवी दीन को शंका शांत ना हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, सोच समझकर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपये रोज लुटाए हैं। दरोगा जी ने रमानाथ को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैती वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। उन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर से कोई आदमी गवाही देने को राजी नहीं होता। देवी दीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो अब मुखबिर बन गई, यह बात है। इसमें तो वो पुलिस सिखाएगी, वही तुम्हें करना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का क्या मरम जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो ना बनता, चाहे कोई लाख रुपए देता तो भी नहीं। कौन जाने कौन अपराधी है और कौन बेकसूर? दरोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए सब पक्के डाकू हैं। यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवी दिन, यह सब भुगतो बेटा। दरोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें, 1-2 साल जेल होगी और क्या। इस अधर्म के दंड से तो बचेंगे, बेगुनाहों का खून तो सर ना चढ़ेगा। रमानाथ ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया दादा, सब कागज देख लिए, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवी दिन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट ना कर सका। एकाएक उसे बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं? रमानाथ ने खिसिया कर कहा, क्या जरूरत है, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा, दरोगा ने कहा। देवी दीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना तो जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगी और मोटर मिलेगी, सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने ना पाएगा, ना यह अकेले कहीं आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। कहता हुआ देवी दीन तेजी से कदम उठाता हुआ चला गया, मानो वहां से इसका दम घुटने लगा हो। दरोगा ने उसे पुकारा, उसने मुड़कर ना देखा। जग्गू ने पूछा, भैया ना आ रहे? देवी दीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आएंगे, अब जाने अपने अपने हुए, बेगाने तो बेगाने ही होते हैं। वह चला गया। बुढ़िया पीछे पीछे गुनगुनाती रही। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितनी भल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति, किसी के वियोग से सिर्फ सिसक सिसक कर और बिलक बिलक कर नहीं रोया। वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्यौछावर हैं। इधर सहसा रमेश बाबू दयानाथ के द्वार पर आकर बोले, गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने आने कमरे में पड़े पड़े कराह कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे रमेश बाबू, बाबूजी मैं तो मरकर जिया हूँ, बस यही समझिए कि कोई नई जिंदगी, कोई आशा ना थी, कोई आगे ना पीछे, दोनों लौंडे आवारा है, क्या करूँ। उनकी माँ को वो सूरत देखने से डर लगता है, बस बहू ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो अभी तक चल गया होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए, मुझे खबर तक ना हुई, मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा लिख दिया होता तो छुट्टी ले लेता। मुंशी, छुट्टी के लिए दरखास्त तो भेजी थी, मगर साहब ने मेरा डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजा। 16 रुपये किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं वह बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और आप दरखास्त भेज दी, मालूम नहीं मंजूर हुई है नहीं। यह तो डॉक्टरों का हाल है, देख रहे हो ना, आदमी मर रहा है पर बिना भेंट कदम ना उठाएंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा? होगा क्या, घर बैठा रहूंगा, साहब पूछेंगे तो कह दूंगा।
कि मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। अच्छा, आप मेरे लिए कष्ट ना करें, मैं आपको एक खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तस्ती उनके सामने रखी। वह पहले खबर सुनाइए, शायद आप जिस खबर को नहीं समझ रहे हैं वे पुरानी हो गई। रमेश बाबू जी, रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ते में है। जालपा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपट उठ पड़े, उनका जवर मानो भाग कर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया कलकत्ते में कोई खत आया था? रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी, मैंने कह दिया, उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी? जालपा ने अपनी स्कीम बयान की, प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया, पत्र के साथ रुपए की रसीद भी, जिस पर रमानाथ का हस्ताक्षर था। रमेश बाबू, दस्तखत तो रमानाथ बाबू का है और बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहू जी तुम्हें, वाह क्या हिकमत निकाली है। हम सब के कान काट लिए, किसी को ना सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी, किसी को जाना चाहिए था जो बच्चों को घर पकड़कर घसीट लाए। यह बातचीत हो ही रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसने गले से लिपटकर बोली, बहन कलकत्ते से पत्र आ गया, वही है। सच? मेरी कसम? हाँ सच कहती हूँ, खत देखो। जो तुम आज ही चली जाओ। यही तो सोच रही हूँ, तुम चलोगी? कह चलने को तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़े। बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ शुबा होने लगा है, उसकी नीयत अच्छी नहीं। बैंक से 20,000 रुपये से कम ना थे, सब कहीं ना कहीं उड़ा दिए। कहता है क्रियाक्रम में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है, दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हैं, मांगती हूँ तो टाल देता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है, डरती हूँ मैं इधर जाऊं या उधर। अगर उधर गई तो सब का सब लेकर चलता बने। बंगले के ग्राहक आ रहे हैं, सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाए तो नगद रुपए हाथ आ जाएंगे, मैं न रहूंगी तो शायद वे रुपए मुझे देखने को भी ना मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जालपा, गोपीनाथ तो शायद न जा सके, दादा की दवा दारू के लिए भी कोई चाहिए। वह मैं कर दूंगी, मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी, दवा देकर चली जाऊंगी, शाम को भी आ जाया करूंगी। और दिन भर उनके पास कौन बैठा रहेगा? थोड़ी देर बैठी रहा करूंगी। अगर तुम आज ही जाओ, बेचारे वहां ना जाने से किस दशा में होंगे। तो यही तय रहा। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमानाथ बाबू का पता तो चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय किंतु मेरा है। हाँ हाँ, आपकी सलाह से तो हुआ होगा, अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। जालपा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जाए। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं दादाजी? मुंशी जी को आपत्ति तो थी, उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति ना होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ ना बोल सके। गोपी कलकत्ते की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों ना खुश होता। विशंबर दिल ऐंठ कर रह गया। रात 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंबर रो रहा था, उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी रतन स्टेशन तक पहुंचाने आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहाँ कैसे पता चलेगा? पहले प्रजा मित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। और गोपी बाबू तो हैं ही, और ठहरूंगी कहाँ? धर्मशाले हैं, नहीं तो होटल में ठहर जाना। देखो, रुपए की जरूरत पड़े तो मुझे तार कर देना, कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगी। बाबूजी आ जाए तो मेरा बड़ा उपकार हो, यह मणिभूषण तो मुझे तबाह कर देगा। और होटल वाले बदमाश तो होंगे ना, कोई शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत, जमकर ठोकर मार देना। और छुरी अपने पास रख लो। उसने एक छुरी उसको दी। जालपा ने छुरी ले ली, मगर बोली कुछ नहीं, उसका दिल भारी हो रहा था। स्टेशन आ गया, कुलियों ने असबाब उतारा, गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, चेतना शून्य थी। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। दोनों बहन मिल गईं, गले मिलने लगी और उसके बाद जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। गाड़ी चल दी। देवी दिन ने चाय की दुकान उस दिन बंद कर दी थी, उस दिन से ही, और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमानाथ की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दिन ने ना कुछ खाया और ना सोया। आज ही उसने घर आते ही कुर्ता उतारा और एक पंखा लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था, गर्मी शुरू हुई थी। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दिन पसीने से भीग रहा था। जग्गू ने लोटे से पानी लाकर रखा और बोली, चिल्लम रख दूं? देवी दिन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इससे पहले तो बुढ़िया ने कभी इतना ना पूछा था। देवी दिन का रहने दे। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कहीं देवी दिन झुंझला ना पड़े।
वह थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दिन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृत्तांत कह चले। तो कुछ जलपान कर लो, कल दोपहर से कुछ खाया ना, मिठाई लाऊं? देवी दिन ने पंखा उसे दे दिया। बुढ़िया जलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दिन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया और बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे? नहीं, अभी छुट्टी मिल जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। अब वह यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। पक्का मतलब ही निकला। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10 12-12 साल की सजा मिलेगी। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जग्गू ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेक बदी अपने साथ है, मतलब ही तो संसार है, कौन किसके साथ मरता है। देवी दिन अपने मतलब के लिए दूसरों का गला काटे। सहसा 2 प्राणी वहां आकर के खड़े हुए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा नहीं थी। दूसरा अधेड़ता और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवी दिन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा नाम देवी दिन है? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रामानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। बस उन्हीं की खोज में दफ्तर गया था। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया तो मैं जाऊं? कहता वह चला गया। देवी दिन ने गोपी के सिर से पांव तक देखा। आकृति रमानाथ से मिलती थी। बोला, आओ बेटा बैठो, कब आए घर से? गोपी ने एक खटिक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही आया हूँ, भाभी भी साथ आई है, धर्मशाला में ठहरा हुआ। देवी दी ने खड़े होकर कहा, तो बहू को भी यहाँ ले आओ ना, ऊपर तो रमानाथ बाबू का कमरा है, आराम से रहो, धर्मशाला में क्यों पड़े हो? नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाई, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही ले आई, सुराही में पानी भरकर रख दिया, फिर अपने हाथ मुंह धोए, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा का उतारा। जालपा पहले तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर जगह एक चीज इस तरह उसे अपनी जगह पर पाई मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में रहते थे भैया। बेटी, आज 15 रोज है से घर सूना पड़ा है, हाथ मुंह देकर दही चीनी खा लो बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें मालूम ना होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम। वह जो पत्र छपता है, जहाँ मालूम हुआ कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दिन भी ऊपर आ गया। बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में उन पर कोई मुकदमा ना चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वे सरकारी गवाह हो गए? वहां तो उन पर कोई मामला नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? वो रुपए पैसे का मामला था ना। जालपा ने मानो आहत होकर कहा, यह वह कोई बात न थी। जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। यह व्यर्थ घबरा कर चले आए, ऐसी चुप्पी साधी, अपनी खबर तक ना दी। देवी दीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया। बोला, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम था? बार बार समझाया कि घर पत्थर भेज दो, घबराते होंगे, मारे शर्म के ना लिखते थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया है। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपाना था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकृति हो रही है, यह उसे भी छिपी ना थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह उन्हें प्रलोभन दिया जाता है और किस भांति वे पुलिस के पिट्ठू बनकर अपने ही मित्रों का गला घोटते हैं, उसे यह मालूम था। अगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर सत्य का उद्घाटन करे, छल कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है, उसके साहस की प्रशंसा की जाती है। मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही है जितना किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूबी समझती थी। और यहाँ तो समस्या और भी जटिल थी। रमानाथ ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती। निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण ही तो होता है। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया जिनकी हवा तक उसे न लगी थी। जालपा को सहसा ही इसका विश्वास न आया। अवश्य कोई ना कोई बात और हुई होगी जिसने रमानाथ को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सकुचाती हुई बोली,
क्या यहाँ कोई और बात हो गई है? देवी दीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं, यह वह मेरे साथ ही प्रयागराज से आए, जहाँ से आए यहाँ से कहीं गए नहीं, बाहर निकलते ही ना थे, बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहा है, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी उनके पीछे थाने पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां कुछ और ही गुल खिल चुका था। अफसरों ने ना जाने क्या बातचीत हुई उन्हें सरकारी गवाह बना दिया। मुझसे तो भैया ने यही कहा, इस मामले में बिल्कुल झूठ ना बोलना पड़ेगा, पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज। मैं चुप रहा, क्या करता। जग्गू, ना जाने सबों ने कौन बूटी सुंगा दी। भैया तो ऐसे ना थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते। दुकान पर सभी तरह के लोग आते थे, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल है कि किसी की और आंख उठाकर देखा हो। देवी दिन, कोई बुराई ना थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा, उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवी दीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा, बोला, हाँ और क्या, जिससे जाकर भंडा फोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिल सकता, कड़ा पहरा है। इस प्रश्न पर इस समय कोई बातचीत ना हो सकती थी, इस गुत्थी को सुलझाना आसान ना था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था, ऐसे शर्म रहा था मानो ससुराल आया। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी ले जाकर फिर बाहर चला गया। हमारे सामने ना खाएंगे, देवी दीन ने कहा, हम दोनों चले जाते हैं, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना। बहू जी, तुम्हारा ही घर है, भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है। जग्गू ने गर्व से कहा, वह तो हमारे हाथ का बनाया खा लेते थे, गरुड़ तो छू नहीं गया था। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, अब भोजन ना बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूंगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू, अब 4 दिन के लिए बिरादरी में नक्कू क्या बनूं। जालपा, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है, तुम्हें यह कौन देखने आता है। जग्गू ने कहा, फिर पढ़े लिखे आदमी को इन बातों में विचार नहीं, हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जालपा, यह अच्छा नहीं लगता कि आप बनाओ मैं खाऊं, जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा, नहीं खाना तो बहू क्यों बनाया। देवी दीन ने जग्गू की ओर प्रशंसा सूचक क्षेत्रों से देखकर कहा, बहू ने बात तो पते की है, अब इसका जवाब भी सोच कर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटिक के यहाँ रहते थे? खटिक ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने डांट कर कहा, खटिक है हो या चमार, लेकिन हम में से और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेसी 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया, हम में है इतनी हिम्मत? यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वह भारी हो जाता है, अगर यह नीचे है तो हमसे कहीं, हम इनसे ज्यादा कहीं नीचे हैं। गोपी हाथ मुंह धो आया, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने में कोई ऊंचा नहीं हो जाता, चमार कितना ही दान पुण्य करे, रहेगा तो चमार ही। जालपा, मैं चमार को पंडित से अच्छा समझती हूँ जो दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने को ना हुई, उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी, रमानाथ को कैसे दलदल से निकाले। उस निंदा, उस उपहास की कल्पना ही उसका अभिमान आहत उठता है, हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से गिर जाएंगे, फिर बेगुनाहों का खून उनकी गर्दन पर होगा। अभियुक्तों में ना जाने कौन अपराधी है कौन निरपराध, किस पर यह हत्या पड़ेगी। उसने फिर सोचा, किसी पर हत्या न पड़ेगी, कौन जानता है क्या हुआ। सहसा एक बात किसी भारी कील की भांति उसके हृदय में चुभ गई, क्यों ना अपना बयान बदल दे। उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपालिटी में उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वह खुद अपना बयान बदल दे। यह बात उन्हें कैसे बताई जाए, किस तरह संभव है। वह अधीर होकर नीचे उतर आई। देवी दीन के पास आकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंचा सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपए देने में शायद खत पहुंचा दे। देवी दीन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है, पहरे पर बड़े जचे हुए आदमी रखे गए, मैं 2 बार गया पर फाटक के सामने भी खड़ा न होने पाया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है, एक और कलमी आम का बाग है और सामने सड़क। वह शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं, पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो, जब उन्हें अकेला देखे खत फेंक दे, वह जरूर उठा लेंगे। देवी दीन ने चकित होकर कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में डाल लिया। बार बार देवी दीन से पूछती, अब कितनी दूर है। सहसा उसे शंका हुई कि कहीं पत्र पढ़कर भी वह अपना बयान ना बदले तब क्या होगा। कौन जाने
अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं, कहीं मुझे देखकर मुंह ना फेर ले। इस शंका से वह सहम गई। देवी दीन से बोली, क्यों दादा, कभी घर की चर्चा ना करते थे? देवी दीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की, उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से वे लोग दूर निकल आए। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद उस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश से निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उनके प्रयास का कोई फल नहीं है, कोई यात्रा का लक्ष्य नहीं है। देवी दीन ने सहसा ही एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा। सन्नाटा छाया हुआ था, कोई आदमी ना था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवी दीन ने फाटक के अंदर जाकर कहा, शायद बंगला छोड़ दिया, कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता, या बंगला छोड़ दिया तो लौट चले? नहीं, जरा पता तो लगाना चाहिए, गए कहाँ हैं। बंगले के दाई तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा होगा। देवी दीन ने बाग में जाकर पुकारा, कौन है यहाँ, किसने यह बाग लिया है? एक आदमी झुरमुट से निकल आया। देवी दीन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने यह बाग लिया? जंगली ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, लिया है, पर कुछ है नहीं, दंड ही भर रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी कहाँ के क्या हुआ? जंगली ने इधर उधर देखकर कहा, इसमें वही मुखबिर टिका हुआ था। आज सब चले गए, सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा, सरासर झूठी गवाही दी। ना जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान से भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवी दीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर ना दिया। तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है। हाँ, यही तो पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए? वही मौका देखने गए हैं जहाँ वारदात हुई थी। देवी दीन चिल्लम पीने लगा। जालपा सड़क पर टहलने लगी। रमानाथ की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे रमानाथ पर क्रोध ना आया, ग्लानि ना आई। उसे हाथों का सहारा देकर उसे दलदल से निकालने का उसका मन विकल हो उठा। रमानाथ चाहे उसे दुत्कारे या ठुकरा दे, उसे अपयश के अंधेरे के खड्डे में ना गिरने देगी। जब दोनों यहाँ से चले, जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना वह आ जाए तो हमें खबर कर दे? हाँ, कह दिया है। 1 महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ते की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहाँ से उसका जी उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू कर दी। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमानाथ के बंगले तक हो आई। जानती थी कि अभी रमानाथ नहीं आए हैं, फिर भी वह एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार गुजर गई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटरें आखिर जा कहाँ रही हैं? गौर से देखने लगी। 6 मोटरें थीं, उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे, एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ी आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। वह फिर खिड़की के सामने आई। रमानाथ अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमानाथ की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवी दीन की आवाज भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं, एक क्षण में आगे बढ़ गई। पर रमानाथ अब भी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जाता। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवी दीन ने सामने आकर कहा, भैया आ गए हैं, वह क्या मोटर जा रही है? कहता हुआ वह ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच में दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? क्या कहते, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी, हाथ से दिलासा देते चले गए। तुमने देखा कि नहीं? अरे देखा क्यों नहीं, खिड़की पर ही तो खड़ी थी। उन्होंने भी तो तुम्हें देखा होगा, खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि यह कौन है। कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो है। कल ही? इतनी जल्दी? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। देवी दीन ने इस तरह ताका मानो कह रहा हो, तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान है नहीं। जालपा ने अपने मन का भाव ताड़कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वे अपना बयान बदलने पर राजी ना होंगे? देवी दीन को अब इसे स्वीकार करने के लिए कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहू जी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर वह बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। वह कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलाएगी।
जालपा ने ऐसी नजरों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल यह चाहती हूँ कि हो सके तो अपयश से उन्हें बचा लूं। उनके हाथों में इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वह अंत तक अपने साथियों के साथ रहें और जो सिर पर पड़े उसे खुशी से झेले। मैं यह कभी ना पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए, लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठा है। मैं यह किसी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दे। अगर उन्हें खुद अपना बयान ना बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा चिट्ठा खोल दूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत ना देखे, यह मुझे मंजूर है, पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगाए। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवी दीन ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू, अब मुझे विश्वास हो गया। अब तुम्हें अपने कलेजा इतना मजबूत कर लिया है कि तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहाँ से 9 बजे चले? हाँ, मैं तैयार हूँ। वह रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवी दीन के घर से चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला, सेवा टहल के लिए चौकीदारी का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए एक काश्मीरी बावर्ची, बड़े बड़े अफसर तक उसका मुंह ताका करते हैं। उसकी मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता, शाम को मोटर की सैर होती, मनोरंजन के नित्य नए सामान होते रहते। जिस दिन अभियुक्तों के मजिस्ट्रेट के सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज्यादा खुशी उसी को ही। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में बहाल ना होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम। पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में सच बराबर थे। वह किसी के साथ रियायत न करते। इसलिए पुलिस ने रमानाथ को एक बार उन स्थानों की सैर कराना उचित समझा जहां वारदातें हुई थी। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रमानाथ को अगर कोई अभिलाषा थी तो यह कि जालपा भी यहाँ होती। जब तक वह प्रायश्चित था, दरिद्र था, उसकी विलास इंद्रियां मनोमूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि वह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी, तब जाकर जालपा को मना लाएगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का नियंत्रण। अब उसके जीवन में कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार ना होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे वह दिन दिखाया था और अब एक नए और सुसंस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। 1 महीना देहात की सैर करने के बाद रमानाथ पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवी दीन के घर के सामने से था। कुछ ही दूर से उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। उस वक्त देवी दीन वहां क्या कर रहा है उसने जरा ध्यान से देखा। यह तो कोई औरत है, मगर औरत कहां से आई? क्या देवी दीन ने वह अपना कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमानाथ चौंक गया। यह तो जालपा है। बेशक जालपा, मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम है? कहीं बुढ़े ने खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही है। रमानाथ ने बड़ी मित्रता के साथ दरोगा से कहा, सरदार साहब 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवी दीन से बात कर लूं। नायब ने मोटर धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ा दी। रमानाथ ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। आप तो जानते हैं, नायब ने खिसियाकर कहा। डिप्टी साहब कितने जल्दी जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमानाथ सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वहां जालपा ही थी। यह कोई शुबहा नहीं था इसमें। आंखों को कैसे धोखा देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुधि भी ना रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा।
कोई हिकमत ना सूझी, लाचार पलंग पर लेट गया। जरा ही देर में फिर उठा, सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हुई थी। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमानाथ को इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझूंगा, तुम्हें तो डिसमिस ही कर के छोड़ूंगा। कैसा शैतान हर समय सिर पर सवार रहता है। एक चौकीदार ने आकर उसे कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमानाथ ने झल्लाकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आई? अकेली ही आई या कोई साथ है? जालिम ने बुढ़े से 1 मिनट की बात भी नहीं करने दी। जालपा पूछेगी कि जरूर क्यों भागे थे? साफ साफ कह दूंगा, उस समय और क्या कर सकता था। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। वह आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करके उस तरफ अपना तबादला करा लूंगा। यह सोचते सोचते रमानाथ को ख्याल आया कि जालपा भी यहाँ मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है। लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इस में तय करूंगा। देवी दिन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहले वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता। फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की क्या जरूरी थी, पर अब तो परीक्षा पूरी हो चुकी। शायद सब खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोईया थाली लाया। मांस एक तरह का था। रमानाथ थाली देखते ही जला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर भी ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस ना हो, चटनी अचार ना हो, उसकी तृप्ति ना होती थी। बिगड़ कर बोला, क्या खाऊं तुम्हारा सिर? थाली उठा ले जाओ। हजूर, इतनी जल्दी कैसे बनता? बिल्कुल 2 घंटे तो हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े हैं? अब हुजूर से क्या कहूँ? मत बको हुजूर, मत बको। रसोइये ने फिर कुछ ना कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर ग्लास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमानाथ को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइया को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमानाथ का गुस्सा और भी तेज हुआ। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं, अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमानाथ ने गिलास लिया, 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने गया। धुन सवारती कि कैसे यहाँ से निकल जाऊं। एकाएक उसे जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई खड़ा है। हाँ, कोई तो खड़ा उसको ताक रहा है, शायद इशारे से बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी। यह शंका उसे सदैव बनी रहती। इसी ख्याल से वह रात को बंगले से बहुत कम बाहर निकलता था। आत्मरक्षा के भाव से उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा दी। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमानाथ ने देखा, यह छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आई थी। फिर उसे मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी तरफ आ रही है। फिर उसे शंका हुई, कोई मर्द है, वेश बदल कर तो नहीं आ रहा। वह ज्यों-ज्यों पीछे हटता, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई। यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमानाथ की तरफ फेंकी। रमानाथ चीख मारकर पीछे हट गया, मगर यह एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा, वह छाया अंधकार में विलीन हो गई। रमानाथ ने लपक कर लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय की फुहारियां सी उड़ने लगी। लिखावट जलापा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जलापा की ही लिखावट थी। उसने एक सांस में पत्र पढ़ डाला, एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीष्म भार आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबा कर रखा था। सारी मनोव्यथा जो उसकी जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी ना हुआ। पहली सनक पर यह सवार हुई कि अभी चलकर दरोगा से कह दूं कि मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं। लेकिन फिर ख्याल आया, अब बयान तो हो चुका, जितना अपयश मिलना था मिल चुका, अब उसके फल के क्यों हाथ धोऊं। मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया और अभी तक मुगालते में डाले हुए हैं। सब के सब दोस्ती का दम भरते हैं, पर असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे जो चाल चली है, मैं भी इनसे वही चाल चलूंगा। कह दूंगा, अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ साफ कह दूंगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दरोगा बनाकर भेज दे। बच गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिए, जिससे पहरे वाले सिपाही को मालूम हो जाए कि अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार फेसिंग के पास आकर सोचने लगा, उस पर कैसे जाऊं। शायद जालपा बागीचे में हो, देवी दिन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार
उसकी राह रोके हुए था। उसे फांद कर जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधे को तार के बीच में डाला, पर ना जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथों से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीनें कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। ना इस पार जा सकता था ना उस पार। जरा सी असावधानी और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे, मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह नहीं थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों से लंबा चीरा लगाता हुआ उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोंचे लगी, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो वह पीछे ना हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी। उसे ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बागीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खटीक खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा। आहट ना मिली। निराश होने पर उसका किंतु मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जालपा चली गई है। वह उन्हीं पैरों देवी दिन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था भला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल गया हूँ। पुलिस मेरा क्या कर सकती है? मैं कैदी नहीं, गुलामी नहीं लिखवाई उनसे मैंने। आधी रात हो गई थी। देवी दिन ने आधा घंटा पहले ही लौटा था। खाना खाने जा रहा था कि एक नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमानाथ चादर सिर पर बांध ली थी और देवी दिन को डराना चाहता था। देवी दिन ने सशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झपट कर उसका हाथ पकड़ता बोला, तुम तो भैया खूब भेष बनाया। कपड़े क्या हुए? अरे तार से निकल रहा था, कांटों में उलझकर फट गए। राम राम, देह में कांटे तो नहीं चुभे? कुछ नहीं, 1-2 खरोंचे लग गई। मैं बहुत बचाकर निकला। बहू की चिट्ठी मिल गई? हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह तुम्हारे साथ थी? वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर जाते देखा तभी से जाने जाने की रट लगाई हुई थी। तुमने कोई खत लिखा था? मैंने कोई खत वत नहीं लिखा था भैया। जब वह आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ। बिना जाने मुझे कैसे आ गई? पीछे से उन्होंने बताया कि वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने पराग से भेजा था। इनाम भी वहीं से आया था। रमानाथ की आंखें फैल गई। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे कुछ खिन्न कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई और बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवी दिन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती हो? बहू से कह दो एक आदमी उनसे मिलने आया है। कहकर देवी दिन ने फिर रमानाथ का हाथ पकड़ लिया और बोले, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए ना। इतनी आसानी से पुलिस भी ना पकड़ सकती। रमानाथ का मनोल्लास द्रवित हो गया। लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्न का उसके पास क्या जवाब था? जिस भय से वह भागा था उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो नहीं कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास छिटक गया। अरे रुक क्यों गए? चलो मैं आता हूँ। पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया? कहता हूँ जो कुछ कहूँगा बहू से ही कहूँगा। कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवी दिन ने एक क्षण बाद कहा, कह दूं लौट जाए? कौन आदमी है? पूछती तो हूँ। जालपा ने कहा। कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। है कहाँ? यहाँ खड़ा है। अच्छा बुला ला। रमानाथ चादर ओढ़े कुछ झिझकता हुआ झेपता हुआ जीने के ऊपर चढ़ा। उसे देखते ही जालपा ने पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवी दिन वहां ना होता तो वह शायद आगे बढ़ गई होती। उसकी आंखों में इतना नशा न था, अंगों में इतनी चपलता न थी, कपोल अभी इतने न दमके थे, हृदय कभी भी इतने मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है जो बातों में कट जाती है। रमानाथ और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीनों की कथा कहनी थी। रमानाथ ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ाकर कहा। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमानाथ को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था कि वह क्यों भागा, किस लिए भागा। सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही। जालपा सुन के सिसक सिसक कर रो रही थी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों से उसे परास्त होना पड़ा था। जो बातें उसे असूझ मालूम हुई जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवाय और क्या उपाय था कि वे अपने कष्टों को राई का पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने यह सारी आफतें झेली, एक पत्र ना लिखा? क्यों लिखते? हमारे से नाता ही क्या था? रमानाथ ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा। दिल पर जो गुजरती थी दिल ही जानता था, लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो।
जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था जब तक रुपए ना कमा लूंगा एक शब्द ना लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग भरकर कहा, ठीक ही था, रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते हैं। हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, पर हमें तो रुपये से ही प्यार है। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात ना थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हाल हो जाऊंगा। तो सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्ही से लगता था। सोचता था तुम कितनी कपटी, झूठा और कायर समझोगी मुझे। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया कि तुम मुझे कितनी नीच, स्वार्थनी और लोभनी समझती हो। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए महीने का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान इकट्ठा कर रही होती है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी हूँ उसे फिर ना कहूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत तक करती रहूंगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास में मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से जी उब गया, या सैर तमाशे से मुझे घृणा है। ये सब अभिलाषें ज्यों की त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से और सदुपयोग पूरा कर सको तो करो, लेकिन नियत खोटी करके नहीं। रमानाथ ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बार कहकर मुकर जाने का साहस नहीं है। बयान बदलना तो पड़ेगा। आखिर कैसे? मुश्किल क्या है? जब तुम्हें मालूम हो गया है कि म्यूनिसिपालिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर डर किस बात का? डर ना हो, झेप भी तो कोई चीज है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से दूसरी बात कैसे कहूँ? जालपा ने कोई जवाब न दिया। सोच रही थी कि आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमानाथ ने फिर दृष्टता से कहा, और मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ है। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मुफ्त में मैं मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए गिजरे हो? अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटोगे? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग पर राज नहीं कर सकती। रमानाथ इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो क्या चाहती हो? मैं यहाँ कुलीगिरी करूँ? नहीं, मैं यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियां खाने से बढ़कर है। जालपा, तुम मुझे इतना नीच समझ रही हो? मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे लाचार कर दिया। मुझे में अब ठोकरे खाने की शक्ति नहीं है। मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया की सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हूँ जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है? जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति है उससे हत्या ना करने की शक्ति का ना होना अचंभे की बात है, और जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसे खड़े रहने की शक्ति ना हो, इसे कौन मानेगा? रमानाथ सिर झुकाए सुनता रहा। जालपा ने आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कारिक लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी, और फिर तुम्हें टिकना करूंगी। तुम आनंद से रहना। मैं अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लूंगी, पर ऐसा सर्वनाश ना होने दूंगी। रमानाथ के दिल पर चोट लगी। बोला, चाहता तो मैं भी हूँ किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो मैं चलूँ, यही अच्छा होगा तो मैं भी चलूंगी। तुम्हारे सुपरडंट से सारा वृतांत साफ साफ कह दूंगी। रमानाथ का सारा पेसोपस गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह न कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? कहता तो हूँ बदल दूंगा, मेरे कहने से या अपने दिल से? तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक हो रही थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमानाथ ने रुपए उड़ा दिए? रुपए अदा कैसे हो गए? और लोगों को गबन की खबर हुई या घर में ही दबकर रह गई? रतन पर क्या गुजरी? गोपी क्यों इतनी जल्दी चला गया? दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या आवारा घूम रहे हैं? आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन लेकर आनंद से खेती बाड़ी करें। यही अच्छा होगा कि यहाँ पे एक चाय की दुकान ना खोल ले, रमानाथ ने कहा। इस पर दोनों में बहस हुई। आखिर रमानाथ को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल ना कर सकता था, भाइयों को शिक्षा ना दे सकता था, और ना माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कर्तव्य है। रमानाथ निरुत्तर हो गया।